हेलो बच्चों, वेलकम टू योगिक क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट रन कॉस्ट। इसके दो टाइप होते हैं, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। सबको कवर करेंगे, उसके बाद हम और डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट को भी कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं शॉर्ट रन कॉस्ट के साथ विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है पुरानी वीडियो के अंदर कि शॉर्ट रन आपको पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है कि शॉर्ट रन लॉन्ग रन दोनों टर्म समझाए थे। तो शॉर्ट रन में आपको ये बताया था कुछ वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं और कुछ फिक्स फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो फिक्स फैक्टर से रिलेटेड जो कॉस्ट होती है उसको हम फिक्स कॉस्ट कहते हैं। वेरिएबल फैक्टर से रिलेटेड जो कॉस्ट होती है वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। इन दोनों का अगर आप टोटल करते हो तो आपको टोटल कॉस्ट मिलती है, और टोटल कॉस्ट का मतलब यहाँ पे शॉर्ट रन कॉस्ट है, राइट। तो अब आपको ये याद होना चाहिए कि फिक्स्ड वेरिएबल्स कौन से थे वहाँ पे, और मतलब फिक्स्ड फैक्टर्स कौन से थे और वेरिएबल फैक्टर्स कौन से थे, उसमें आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं याद दिला देता हूँ, मैंने आपको बताया था जैसे लैंड हो गई, लैंड की कॉस्ट होती है वहाँ पे, मतलब जो लैंड हो गया वो एक फिक्स फैक्टर होता है, ठीक है। आप उसको एकदम से चेंज नहीं कर पाते, बट अगर आप कुछ मटेरियल इनपुट कर रहे हो उसके अंदर, क्या कहते हैं, कोई भी इंग्रेडिएंट्स दे रहे हो या जो भी है वो वेरिएबल है, आप उसको विद टाइम चेंज कर सकते हो, तो वेरिएबल कॉस्ट में आ जाते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो फिक्स्ड कॉस्ट वाली चीज है इसको यहाँ पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है, TFC। और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है FC, फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट की VC होती है, और TVC से टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कही जाती है। तो ऐसा मत सोचना कि फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अलग अलग चीजें, नो। फिक्स कॉस्ट को और भी नाम से जानते हैं। मैं आपको यहाँ पे नेमिंग बता देता हूँ। पहले तो आप ये लिख लीजिए, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एक्सप्लेन करके। हाँ, तो बच्चों देखो, जैसे मैंने आपको बताया टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में, जो आपके प्रोडक्शन के समय जो फैक्टर्स होते हैं ना, जो फिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन कर रहे हो, मान लो आपको लैंड चाहिए, ठीक है, आपको उसमें मशीनरी चाहिए, आपको उसमें बिल्डिंग आपने बना दी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब मान लो लैंड आपके पास नहीं भी है, तो मान लो आप एक जगह का रेंट दे रहे हो, ठीक है, ये जो लैंड है वो है रेंट पे। अब इमेजिन करो कि क्या कहते हैं, आपका ये जो रेंट है यहाँ एक किसी जगह का, ये है 1,00,000 रुपए, ठीक है, 1,00,000 रुपए का रेंट है। अभी आप चेयर्स प्रोड्यूस कर रहे हो 70। मान लो प्रोडक्शन अगर कम हो जाती है उस चेयर की, तो क्या आप रेंट कम भरना स्टार्ट कर दोगे शॉर्ट रन में? नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। आपका रेंट जो है ना बेटा, वो तो फिक्स ही रहने वाला है कि 1,00,000 उस समय, चाहे आप प्रोडक्शन ज्यादा करो, चाहे आप प्रोडक्शन 100 की करोगे तब भी रेंट इतना रहेगा, कम की करोगे तब भी इतना रहेगा। सेम फॉर मशीन। अभी आपने मान लो 10 मशीनें अगर खरीदी है, आपकी प्रोडक्शन 70 से 30 हो गई, तो क्या मशीन अपने आप कम हो जाएंगी? नहीं, आपकी मशीन्स भी सेम रहने वाली है, राइट। उसके बाद बिल्डिंग वगैरह वो भी सेम रहने वाली है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये वाली जो कॉस्ट है ना, वो सारी फिक्स रहने वाली है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब आप आउटपुट कितना निकाल रहे हो, इससे डायरेक्टली वेरी नहीं कर रही ये वाली कॉस्ट। तो अब आप डेफिनेशन को समझ सकते हो, इट रेफर्स टू दोज कॉस्ट व्हिच डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। इट डजंट मैटर आपका आउटपुट थोड़ा कम हो गया थोड़ा ज्यादा, ये कॉस्ट तो आपकी फिक्स रहने वाली है। अब हम पढ़ेंगे वेरिएबल कॉस्ट या फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। उससे पहले ये जान लीजिए, टोटल फिक्स कॉस्ट को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। पहला सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी बोला जाता है, इसको ओवरहेड कॉस्ट भी बोला जाता है, इसको इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बोला जाता है, जनरल कॉस्ट एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री का मतलब ये हो गया बेटा कि मान लो अगर आप चेयर्स वगैरह बना रहे हो, तो चेयर्स वगैरह के लिए आपको टिम्बर चाहिए होगा या फिर वुड वुड चाहिए होगी, नेल्स चाहिए होंगे, टूल्स चाहिए होंगे। उसके अलावा आपको ये लैंड चाहिए, ये सारी सप्लीमेंट्री कॉस्ट में काउंट होती है। ओवरहेड कॉस्ट मतलब ये जो बेसिक आइटम्स आपको चाहिए ना चेयर बनाने के लिए, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उसके ऊपर की जो चीज जो डायरेक्टली यूज में नहीं आ रही उस चेयर बनाने के, बट उनकी कॉस्ट फिक्स है, जैसे लैंड का हो गया। तो इसीलिए इसको इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बोला जाता है। ये एक जनरल कॉस्ट भी कहलाती है। और लास्ट में अनअवॉइडेबल। आप चाह के भी ये वाली कॉस्ट को अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी चेयर हवा में तो बनेंगी नहीं, आपको लैंड तो चाहिए, आपको बिल्डिंग तो चाहिए, फैक्ट्री चाहिए। तो इसलिए इसको अनअवॉइडेबल कॉस्ट भी कहा जाता है। तो इसके टोटल फिक्स कॉस्ट को हम इन नामों से और भी जानते हैं। तो इसी के साथ-साथ मैं आपको ना एक ग्राफ भी समझाना चाहता हूँ। अभी मैंने आपको एक चीज़ समझाई ना कि आपका आउटपुट कितना आता है इस पे डिपेंड नहीं करता। ये आपका फिक्स रहने वाला है ना। तो फिक्स कॉस्ट का डायग्राम जो होता है बेटा, देखो कैसे बनता है। ये है आपका मैं क्या कहते हैं, यहाँ पे एक ग्राफ बना रहा हूँ। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व भी बोलते हैं इसको, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। तो ये कर्व देखो कैसे बनेगा। मैंने आपको बताया ना, जैसे मान लो अगर आप इन रुपीज़ है, अगर किसी चीज़ की कुछ भी कॉस्ट है, मान लो यहाँ पे मैंने बोल दी कि 100 है, तो फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 100 ही रहेगी, चाहे आपका आउटपुट कितना भी रहे। चाहे आपका आउटपुट
यहाँ पे 10 का रहे, चाहे आपका 20 का रहे, चाहे 30 का, चाहे 40 का, यानी कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द आउटपुट आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहने वाली है। ठीक है? तो ये जो है ना आपका बेटा, ये जो टीएफसी कर्व होता है, इसको टीएफसी कर्व भी बोल सकते हैं, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट फुल फॉर्म है इसकी। टीएफसी कर्व जो होता है आपका पैरेलल होता है, इस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आप देख सकते हो ये पैरेलल जा रहा है एक्स एक्सिस के, इसका मतलब ये सेम रहने वाला है एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूं, व्हेन आउटपुट इज जीरो, जब आपका आउटपुट भी जीरो होगा ना, स्टिल टीएफसी विल बी सेम। मतलब अब आप सोचो, चेयर बनानी भी अगर आपने बंद कर दी 15 दिन के लिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपका रेंट नहीं जाएगा उस जगह का, ऑफ कोर्स जाएगा। तो इसीलिए आपका चाहे आउटपुट कितना भी बड़ा हो, कितना छोटा हो, चाहे जीरो भी आउटपुट हो, तो वो तो आपकी सेम ही रहने वाली है, तब भी आपको फिक्स्ड कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो बच्चों, नेक्स्ट है आपका टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। इनका दूसरा नाम भी है प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट और अनअवॉइडेबल कॉस्ट। ठीक है, जैसे उसके अंदर आपको मैंने डिफरेंट डिफरेंट नाम बताया था, सप्लीमेंट्री कॉस्ट एंड ऑल। तो ऐसे ये है, प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट था, ये डायरेक्ट कॉस्ट है। वो अनअवॉइडेबल था, इसको आप अवॉइड कर सकते हो, अवॉइडेबल। तो इसमें एक्चुअली क्या है, जैसे मैंने आपको चेयर की प्रोडक्शन का एग्जाम्पल दिया था, तो चेयर की प्रोडक्शन के लिए आपको वुड चाहिए, राइट? तो अब आपको वुड कितना, मान लो कि अभी आप 1 लाख रुपए की वुड लेके आ रहे हो। ठीक है, 1 लाख रुपए की वुड लेके आ रहे हो, लेकिन ये कब थी, जब आप 100 चेयर्स प्रोड्यूस कर रहे थे। लेकिन अब मान लो कि आपकी प्रोडक्शन हो जाती है कम, क्योंकि मार्केट में कम बिक रही है। तो ये अगर ये चेयर की प्रोडक्शन हो गई 50, तो अब आप वुड 1 लाख की नहीं लाओगे, आप सीधा सीधा कम कर दोगे, आधा कर दोगे। तो ये आपकी वुड अब आप कितने की लेके आओगे, 50,000 की। यानी कि आप शॉर्ट रन के अंदर ऐसे भी कुछ आइटम्स होते हैं, ऐसे भी कोई चीज होती है जिनकी कॉस्ट डायरेक्टली वेरी करती है, किसके साथ, आउटपुट के साथ। जैसे आउटपुट आधा हो गया, तो आपने ये सामान भी लाना आधा कर दिया। तो ऐसी कॉस्ट को हम बोलते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट या फिर वेरिएबल कॉस्ट। अलग नाम आपको मैंने बता दिया, ये जो इसके सिनोनिम्स हैं ये बता दिए आपको। तो इस डेफिनेशन को आप पढ़िए, इट रेफर्स टू दोज कॉस्ट विच वेरी डायरेक्टली विद लेवल ऑफ आउटपुट। अब इसमें आप और भी एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे कि ये जो वेरिएबल, जो देखो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं वो क्या क्या हो गए, वेरिएबल फैक्टर्स क्या क्या हो गए यहाँ पे। जैसे रॉ मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल मैंने आपको बताया ना अभी, रॉ मटेरियल जैसे कि यहाँ पे वुड का एग्जांपल दे दिया। उसके बाद मैंने आपको बोला डायरेक्ट लेबर। लेबर देखो क्या होता है कि मान लो अगर आप डेली लेबर रखते हो अपने पास, तो किसी दिन काम नहीं है तो आप लेबर को पैसे नहीं दोगे उस दिन के, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल वो क्या कहते हैं, वैसी लेबर ना हो कि आपने मंथली पैसे की बांधी हो, तो बात अलग है। अगर आप डेली वेज लेबर करते हो, तो डेली लेबर डायरेक्ट लेबर हो गई एक तरह से, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कम यूज होगी क्योंकि आपकी मशीन कम चलेगी, क्योंकि प्रोडक्शन अब कम है, राइट? तो ऐसे टाइप की जितनी भी कॉस्ट आती है उसको हम बोलते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब ये जानने के बाद मैं आपको ग्राफ बता देता हूँ, आपको एक चीज बता देता हूँ। मान लीजिए अगर आपका प्रोडक्शन लेवल हो गया 0, अगर आपका आउटपुट आ रहा है 0, आउटपुट मतलब अब आपको प्रोडक्शन करना है कितने का, 0 है, एक भी चेयर नहीं बनानी, तो आप ये सब चीजें क्यों करोगे? तो इस केस में आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी वो भी 0 हो जाएगी, क्योंकि जब आप कोई चीज ही नहीं बना रहे तो रॉ मटेरियल क्यों खरीदोगे, लेबर को क्यों बुलाओगे, इलेक्ट्रिसिटी क्यों यूज करोगे, कुछ नहीं करोगे आप। तो यहाँ पे ध्यान रखना, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में यही फर्क है सबसे इंपॉर्टेंट, कि टोटल फिक्स कॉस्ट आपकी सेम रहती है इररिस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट, चाहे आपका आउटपुट 0 हो। लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपकी 0 हो जाएगी अगर आपका आउटपुट 0 हो। इसका डायग्राम आप समझ लीजिए, डायग्राम क्या है, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट है इन रुपीज, और यहाँ पे आपका आउटपुट, आउटपुट किसमें, यूनिट्स में, राइट? तो यहाँ पे देखो आपका डायग्राम देखना, यहाँ थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है इस डायग्राम को। ये इनवर्सली एस शेप्ड कहते हैं इसको, पहले ऐसे जाएगा फिर ऐसे, ये एक्चुअली ऐसा डायग्राम बनेगा। इस डायग्राम का मतलब आप समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पे स्टार्टिंग में जो आपकी आउटपुट का आउटपुट यूनिट है ना, वो थोड़ी थोड़ी भी अगर आप बढ़ाते हो, सिर्फ थोड़ी सी आउटपुट यूनिट बढ़ाई, तो आपको फिर भी वेरिएबल कॉस्ट में ज्यादा फर्क आता है। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है, उसके बाद आप आउटपुट थोड़ा ज्यादा भी बढ़ाओगे ना, तो भी वेरिएबल कॉस्ट में इतना फर्क नहीं आएगा। मैं आपको इसका ना एक एग्जांपल, तो वेरिएबल कॉस्ट में आएगा फर्क बट थोड़ा सा कम आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो अभी आप 10 चेयर बना रहे हो, तो लकड़ी वाला आपको लकड़ी के रेट मान लो दे रहा है कि 20 रुपए केजी, कह रहा है कि 1 किलो लकड़ी के भाई मैं आपको 20 रुपए की 1 किलो लकड़ी दूंगा। तो आप मान लो सिर्फ 10 चेयर अभी बनाते हो,
लेकिन अब आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो इसका। आपने कहा भाई 100 चेयर बनाऊँगा, मेरे को इतनी सारी लकड़ियाँ चाहिए तुमसे 100 चेयर के लिए। तो वो कहेगा नहीं, नहीं भाई साहब, मैं तो 20 ही रुपए के हिसाब से दूँगा। तो पहले वो 10 चेयर में 20 रुपए केजी दे रहा, मान लो कि इतनी दे रहा था। अब वो ऐसे ही क्या होएगा, जैसे ही आप प्रोडक्शन का लेवल और आउटपुट देने लगोगे, मान लो आप कहोगे कि उसको कि भाई अब मेरे को 1000 चाहिए, 1000 चेयर की लकड़ी चाहिए। तो वो कहेगा ठीक है भाई साहब, अब मैं आपका थोड़ा रेट कम कर देता हूँ। थोड़ा रेट आपका 20 रुपए किलो पर केजी के हिसाब से लगाने की बजाय वो कहेगा चलो भैया, आपका 17 रुपए पर केजी के हिसाब से मैं आपको वुड दे दूँगा। तो आप देख रहे हो, एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है जब आपका लेवल ऑफ आउटपुट तो बढ़ रहा है, बट कॉस्ट यहाँ पे इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही जितनी तेज़ी से आपका आउटपुट बढ़ रहा है। तो ये वाला पार्ट इसको डिफाइन करता है। फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, आप एक्स्ट्रा कुछ कर दोगे ना बहुत ज़्यादा ही, क्या कहते हैं, जितना आप सँभाल नहीं सकते आउटपुट, उससे ज़्यादा आउटपुट निकालने लग जाओगे, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी। तो ये 3 स्टेजेज़ होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये जो टीवीसी कर्व है, टीवीसी कर्व बोलेंगे इसको। टीवीसी कर्व क्या है? इज़ इनवर्सली इनवर्सली एस शेप्ड। ठीक है? ये क्या है? इनवर्सली एस शेप्ड कर्व आपका। ठीक है? ये जो टीवीसी कर्व है, इसको हम इसकी शेप आ सकती है एग्जाम में, इनवर्सली एस शेप। और इसका इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जब आपका आउटपुट 0 होगा तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी 0 ही लगेगी। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज और आपको समझनी पड़ेगी, मतलब ये एग्जाम में भी आ सकता है कि टीवीसी राइज क्यों करता है एट डिक्रीजिंग रेट, बिकॉज किस 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 रीजन की वजह से होता है कि टीवीसी आपका जो है यहाँ पे देख रहे हो आप, राइज कर रहा है एट डिक्रीजिंग रेट। फिर उसके बाद में इनिशियली तो देख रहे हो आप, टीवीसी जो है इनिशियली ऐसे लिख सकते हो, इनिशियली टीवीसी राइज एट डिक्रीजिंग रेट, decreasing rate, reason because of better utilization of fixed factor and increase in efficiency of variable factors, राइट। तो इनिशियली तो ये अच्छे से करेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे 100 चेयर्स बनाने की क्षमता है इस जगह पे, और आप आगे अगर सिर्फ 10 चेयर अभी बना रहे हो, तो बेटा अगर आप यहाँ पे आगे 100 चेयर बनाते हो ना, तो आप इस जगह को अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। तो यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स अच्छा हो पाएगा। फिर इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, इनकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया, आप 100 चेयर के लिए लकड़ी लाओगे तो वो थोड़ी सी ज़्यादा रेट पे लगाएगा, लेकिन सॉरी 10 चेयर के लिए लकड़ी लाओगे तो ज़्यादा रेट पे लगाएगा, 100 चेयर के लिए लकड़ी लेके आओगे तो थोड़ी सी कम। तो एफिशिएंसी भी वेरिएबल फैक्टर्स की बेटर हो जाएगी। फिर आगे ये है देयर आफ्टर, यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद देखो कितनी तेजी से राइज कर रहा है। देयर आफ्टर टीवीसी राइजेज at an increasing rate, और इसका रीजन ड्यू टू fall in efficiency of variable factors due to limitation of fixed factors। ठीक है, इसका मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपका वेरिएबल फैक्टर्स के मान लो आप 100 चेयर की जगह है, लेकिन यहाँ पे अगर आप 1000 चेयर बनाने लग जाओगे, तो ऑफ कोर्स भाई यहाँ पे क्या होने वाला है, एफिशिएंसी फेल हो जाएगी। जितना आप बेटर यूटिलाइजेशन यहाँ पे कर रहे थे फिक्स वेरिएबल फैक्टर्स का, वो इतनी छोटी जगह पे आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका जो फिक्स फैक्टर है यानी कि लैंड, यहाँ पे वो लिमिटेड है। बट यहाँ जबरदस्ती आप 1000 चेयर बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पे काफ़ी सारे लॉसेस होने लग जाएँगे। तो इसीलिए यहाँ पे एफिशिएंसी वेरिएबल फैक्टर्स की नहीं आ पाती, तो कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। तो अब आप देखिए, अब आ गई बारी टोटल कॉस्ट की। तो टोटल कॉस्ट होता क्या है? प्रोडक्शन के लिए जितनी भी फर्म की एक कॉस्ट लगती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए जितनी भी एक्सपेंडिचर, जितना भी खर्चा होता है, उसको हम बोलते हैं टोटल कॉस्ट। ठीक है? इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि टोटल expenditure incurred by a firm on the factors of production required for the production of a commodity। मतलब जितना भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे
खर्चा होता है, क्यों? ताकि आप प्रोडक्शन कर सको कमोडिटी का। तो वो सारा खर्चा मिला के क्या होता है, आपका टोटल कॉस्ट होती है, और टोटल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो देखो जब आप इसका डायग्राम बनाओगे तो इसका डायग्राम दोनों का मिक्स होके बन जाएगा। कैसे? टीएफसी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का ये डायग्राम था, और इसका ये डायग्राम मैंने आपको बनवाया था, ये थोड़ा सा इनवर्सली एस वाला, इनवर्सली एस वाला ऐसे, ठीक है? तो अब क्या होएगा, आपका डायग्राम यहाँ से स्टार्ट होएगा और इनवर्सली ऐसे ऐसे जाएगा। ये हो गया, देखो ये किसका डायग्राम हुआ, ये हुआ टीवीसी का, ये था टीएफसी यानी टोटल फिक्स कॉस्ट का, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, और ये टोटल कॉस्ट का, ठीक है? और यहाँ पे जरूर यहाँ लिखना पड़ेगा आपको आउटपुट, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा टीवीसी, टीएफसी एंड टीसी, ठीक है? एंड टीसी इन रुपीज। तो ये जो आउटपुट है वो है इन यूनिट्स, तो इसका कंबाइंड ग्राफ बनेगा आपका ये टीसी, ठीक है? तो ध्यान रखना आपका टोटल कॉस्ट कभी जीरो नहीं होगा, अगर आपका आउटपुट जीरो है तब भी टोटल कॉस्ट जीरो नहीं होगा। रीजन, टोटल कॉस्ट इसलिए जीरो नहीं होगा क्योंकि आप फिक्स कॉस्ट तो तब भी पे ही कर रहे होगे चाहे टीवीसी जीरो हो जाए, तो जीरो आउटपुट पे भी टीसी जीरो नहीं होता। दैट्स इट। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट है आपका एवरेज कॉस्ट। इट इज डिफाइंड एज द कॉस्ट पर यूनिट। तो पहले आपको मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए अगर आप 10 चेयर्स बना रहे, कितनी 10 चेयर्स बना रहे हो, तो 10 चेयर्स में मैंने आपको बोला अगर कि आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो मान लो 10,000 है। मान लो एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपको हर महीने फिक्स्ड कॉस्ट कितनी देनी पड़ रही है, 10,000, इट इज फिक्स्ड। तो आपकी कॉस्ट पर चेयर कितनी आएगी, वही आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होगी। तो यहाँ पे आप देखो 1 2 3 ये है 10,000 पर क्वांटिटी अपॉन क्यू, कितनी आप क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हो आउटपुट, ठीक है? इससे कैंसिल हो, यानी कि आपकी पर चेयर की जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एवरेज कितनी आ रही है, एवरेज कॉस्ट पर चेयर कितनी आ रही है आपकी 1,000 रुपीज। तो ये मैंने क्या कंसिडर किया था, फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये तो मेरी हो गई एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ऐसे ही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी होगी। मान लो अगर आपको 10 चेयर बनानी है और 10 चेयर बनाने में आपकी जो एवरेज कॉस्ट, सॉरी टोटल कॉस्ट लग रही है 10 चेयर की 20,000 रुपए, तो पर चेयर कितने लगेंगे, यानी कि 20,000 अपॉन 10, 2,000। तो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये लकड़ी वकड़ी का सामान कह रहा हूँ मैं, ठीक है? तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपकी कितनी लग रही है इस केस में, 2,000 रुपीज। और एवरेज फिक्स कॉस्ट आपकी यहाँ पे कितनी लग रही है, 1,000 रुपीज। अगर आपको टीएफसी निकालना पड़े, टोटल, सॉरी टोटल टीएफसी कह रहा हूँ, सॉरी टोटल एवरेज टोटल कॉस्ट, तो आप क्या करोगे, पहले इन कॉस्ट को टोटल करना, 1,000, सॉरी 10,000 प्लस 20,000 आपकी टोटल। पहले आप टोटल कॉस्ट निकालोगे, टोटल कितनी लग रही है, 30,000। तो 30,000 लग गई। 30,000 आपके कितने उसमें चेयर बनाने में लग रही है, 10 चेयर्स। 10 चेयर्स पे फिक्स कॉस्ट है, 10 चेयर्स पे वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, तो 10 चेयर्स पे ये होगी। तो टोटल एवरेज कॉस्ट आपकी कितनी लग रही है, 3,000 रुपए पर चेयर रुपीज लग रही है। फिर से ध्यान दे लो, 10,000 रुपए 10 चेयर के लग रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट के, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई, 10,000 अपॉन 10, दैट इज 1,000। तो ऐसे ही सिमिलरली वेरिएबल कॉस्ट के कितने लग रहे हैं, 10 चेयर बनाने के 20,000। तो एक चेयर पे कितने लग रही है वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज, उसी को एवरेज बोलते हैं। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गई 20,000। तो दोनों का टोटल कर लो, 1,000 प्लस 2,000, तब भी 3,000 आ जाएगा। या फिर टोटल कॉस्ट को दोनों की ये जो टोटल फिक्स कॉस्ट है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, इन दोनों को एड अप कर लो, डिवाइड बाय 10 चेयर्स कर लो। यहाँ पे 10 था, ठीक है? तो ये आपका तब भी 3,000 आ जाएगा। तो ये हो जाएगी टोटल एवरेज कॉस्ट। तो अभी क्वेश्चन के अंदर अगर बोला गया एवरेज कॉस्ट, तो आप कंफ्यूज मत होना कौन सी, जब भी क्वेश्चन में सिर्फ एवरेज कॉस्ट बोला जाए तो इट इज अंडरस्टूड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एवरेज टोटल कॉस्ट, राइट? तो अब मैं इन सब की आपको डेफिनेशन लिखवाने वाला हूँ, और इनके आपको फॉर्मूले भी लिखवा दूंगा। आप इजीली फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फिर इसके बाद मैं आपको इसके ग्राफ भी सिखाने वाला हूँ। तो बच्चों आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की। मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, आप टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देते हो टोटल क्वांटिटी आउटपुट का। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था ना चेयर का, अगर चेयर बनाने में टोटल फिक्स कॉस्ट आपकी 10,000 लग रही है 10 चेयर बनाने में, तो क्यू हो गया आपका 10, यानी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट आप 10 चेयर्स बना रहे हो ना, तो और टीएफसी हो गया 10,000, तो 10,000 अपॉन 10 कर रहे थे ना। तो ऐसे ही एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकलती है आपकी, टीएफसी अपॉन क्यू, और टीएफसी तो होता ही है आपका टोटल फिक्स कॉस्ट, एंड क्यू क्या होता है आपकी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। तो डेफिनेशन आप इजीली लिख सकते हो इसकी, इट रेफर्स टू द पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट? अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो समझना आप, कि ना इसका डायग्राम कैसे बनता है। इसका डायग्राम आप ये समझो, ए एफ सी है ये, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट।
इन रुपीज ही होगी ऑफ कोर्स, और यहाँ पे होएगा आउटपुट। तो ध्यान रखना बेटा, आपको मैंने पहले भी बताया था, अगर मान लो कि कोई जगह है, यहाँ पे बनती है, मान लो 100 चेयर बन सकती है, तो अगर आप इसमें 10 चेयर बना रहे हो तो आपका घाटा है, क्योंकि अगर यहाँ पे सिर्फ 100 चेयर बन सकती हैं तो आपकी जो एवरेज वैल्यू है वो ज़्यादा बढ़ रही है, राइट? मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एग्ज़ाम्पल ले लो, यहाँ पे 100 चेयर बन सकती हैं, लेकिन आप 10 चेयर बना रहे हो और इस जगह का रेंट है मान लो 10,000, राइट? तो 10,000 रेंट यानी आपको पर चेयर कितना पड़ रहा है? ₹1000 पड़ रहा है यार, बड़ा महँगा पड़ रहा है। लेकिन अब मान लो आप चेयर बढ़ा दिया, आपने 20 चेयर बनाने लग गए। हाँ, रेंट तो 10,000 ही रहने वाला है उसका, लेकिन अब आप 20 चेयर बना रहे हो तो इसको डिवाइड किससे करोगे? 20 से। तो अब यहाँ पे देखो आपकी ₹500 हो गए। आप ऐसे ही जितना इसको बढ़ाते रहोगे ना, आउटपुट को जितना बढ़ाते रहोगे, तो जैसे-जैसे आउटपुट बढ़ता रहेगा, वैसे-वैसे आपका क्या कहते हैं एएफसी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम होती रहेगी। ठीक है? तो ऐसा डायग्राम बनेगा, देख रहे हो आप? यहाँ ऐसा आउटपुट बढ़ रहा है और ये चेयर कम हो रही है, राइट? तो जैसे-जैसे देखो आउटपुट बढ़ता जा रहा है, एएफसी कम होए जा रही है, राइट? तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है यहाँ पे जानने के लिए। अब इसमें आपको एक चीज़ बताता हूँ, एएफसी कर्व कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है? ये क्या है आपका एएफसी कर्व बोला जाता है। इसकी खासियत ये है कि भाई ये होता है स्लोप डाउनवर्ड्स, राइट? पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा ये जो शेप होती है ना बेटा, इस शेप को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है? तो ध्यान रखना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पता है क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व रिमेन्स सेम एट ऑल पॉइंट्स। यार अभी ये आपका इतना लेने-देने का नहीं है इसमें, तो आप सिर्फ ये समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे ये आपका क्या है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसकी शेप है, और स्लोप इट इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, दैट्स इट। ये हो गया आपका एएफसी। ध्यान रखना ये कभी भी किसी एक्सिस को टच नहीं करता, ना ही एक्स एक्सिस को टच करेगा, ना ही वाई एक्सिस को। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये बेटा, ये एएफसी जीरो कब होएगा? जब टीएफसी जीरो होगा। और मैंने आपको बताया क्योंकि जीरो अपॉन क्यू तभी जीरो हो सकता है, और आपको एक चीज मैंने क्लियर करी थी कि टीएफसी कभी जीरो हो ही नहीं सकता, आपको टोटल फिक्स कॉस्ट तो हमेशा देनी पड़ती है, दैट्स इट। तो बच्चों नेक्स्ट है आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इट रेफर्स टू पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगेन मैं आपको वही सेम एग्जांपल देता हूँ। आपको मैंने क्या बताया था, देखो मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि मान लो यहाँ पे 100 चेयर्स की वो है कैपेसिटी की, इस लैंड पे आपकी क्या हो सकती है, लैंड नहीं, सॉरी, मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था उसका कि क्या कहते हैं, आप वुड लेके आ रहे हो, कितने रुपए की? 20 पर केजी, ठीक है? अगर आप मान लो 10 चेयर बना रहे हो, राइट? जैसे ही आपने थोड़ी चेयर इंक्रीज करी ना, तो आपकी कॉस्ट थोड़ी सी कम पड़ जाएगी वेरिएबल वाली। तो अगर मान लो आपने 20 की, मान लो 50 की ले ली, तो 50 के लिए तो वो कहेगा ठीक है भाई साहब मैं आपको इतना रुपए लगा दूंगा, ठीक है? तो यानी कि यहाँ पे ना आपकी एवरेज कॉस्ट बेटा थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन अब आप 100 चेयर बना रहे हो, थोड़ी सी और कम कर देगा, बढ़िया, 15 रुपए पर केजी। लेकिन जब आपने मान लो 1000 चेयर बनाने लग गए, तो क्या होगा? ये तो कॉस्ट कम हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपके पास लैंड पे एरिया ही सिर्फ 100 चेयर का है और आप 1000 बना रहे हो, तो मैंने आपको बताया था कि आपकी जो टोटल कॉस्ट हो जाएगी ना आपकी, वो बढ़ जाएगी। यानी वेरिएबल कॉस्ट आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब बेटर यूटिलाइज़ेशन नहीं हो पाएगा फिक्स्ड का, और क्या कहते हैं, ये आप चीज़ ढंग से ऑप्टिमम यूज़ नहीं कर पाओगे, एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे जो बेटा इसका ग्राफ समझने का है ना, वो समझना आप। पहले तो ये देख लो, इट रेफर्स टू द पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इससे पहले जो लिखवाया था, वो क्या था आपका? वो थी फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है? और ये देख लो आप, इसका वो लिख लो, ग्राफ देखो कैसे बनता है। ये एवीसी है इन रुपीस, और यहाँ पे आउटपुट। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको समझाया था कि अगर आप स्टार्टिंग में क्या करते हो, ये जो है आप इंक्रीज़ कर रहे हो आउटपुट, तो आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है? ऐसे कम हो रही है। तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम तक कम रहेगी, फिर यहाँ कांस्टेंट हो जाएगी एक जगह पे। फिर उसके बाद आपको बताया कि आप ऑप्टिममली यूज़ नहीं कर पाओगे उन सब चीज़ों को, तो यहाँ से ये ऐसे इंक्रीज़ होने लग जाएगी। तो एवरेज कॉस्ट 3 फेज़ में जाती है, तो यहाँ पे 3 फेजेज़ लगते हैं, 3 फेजेज़। पहले क्या होती है? इट डिक्रीज़ेज़, फिर कांस्टेंट हो जाती है कुछ टाइम के लिए, फिर उसके बाद ये इंक्रीज़ होने लग जाती है। एवरेज कॉस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, राइट? तो ये हो गए इसके फेजेज़, 3 फेजेज़ ऑफ दिस, और इसको
नोट डाउन कर लीजिए, ये फॉर्मूला है इसका टीवीसी अपॉन क्यू। तो इसको हम, इसकी शेप क्या होती है, यू शेप बोलते हैं। ये देख रहे हो यू सा बन रहा है एक्चुअली, दिस इज अ यू शेप। तो कोई पूछेगा एवीसी कर्व कैसा होता है, तो एवीसी कर्व यू शेप का होता है, और एएफसी कर्व होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आपको बता रखा है फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, एफसी कर्व जो होता है आपका, तो एफसी कर्व भी आपको बताया, या टीएफसी बोल लो, टीएफसी कर्व। टीएफसी कर्व आपका स्ट्रेट लाइन होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। सारे कर्व्स मैंने आपको ऐसे बता दिए हैं, एक इन्वर्सली एस शेप भी बता दिया है, तो शेप्स भी याद रखनी जरूरी है। तो बच्चों अब एवरेज कॉस्ट में ये वाला लास्ट है, एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, ठीक है। इसको एसी से भी बोला जाता है, एटीसी भी बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या है, इट रेफर्स टू द पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उससे पहले जो पढ़ा था आपने, एक बार फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखा था, एक में वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और अगर यहाँ पे एटीसी है तो ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसका क्या कहते हैं, अगेन फॉर्मूला वैसा ही है लगभग, यहाँ पे जो टीसी है वो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। अगेन मैं उसी सेम एग्जांपल पे आ रहा हूँ, मैंने आपको बोला था ना कि क्या कहते हैं, अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 रुपये लगा रहे हो 10 चेयर पे, तो आपकी जो एवरेज फिक्स कॉस्ट बनती है वो बनती है 1,000 रुपये पर चेयर। अगर आप 20,000 रुपये लगा रहे हो वेरिएबल कॉस्ट 10 चेयर पे, तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट बनती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बनती है वो 2,000 रुपये पर चेयर। और मैंने आपको बताया था टोटल कॉस्ट क्या बनेगी फिर। देखो अभी मैंने बोला टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट मतलब ये 10,000 और 20,000 यानी 30,000 रुपये। 30,000 रुपये में आप कितनी चेयर बना रहे हो, 10 चेयर बना रहे हो, तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा इसको, 10। तो यानी 3,000 रुपये एवरेज टोटल कॉस्ट निकल रही है आपकी, ठीक है। तो एवरेज टोटल कॉस्ट देख रहे हो आप, टोटल कॉस्ट अपॉन क्यू, यहाँ पे देखो क्या किया, टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। एक फॉर्मूला और लिखवाया कि ये इन दोनों का सम भी, एएफसी और एवीसी का सम भी कर दोगे तब भी आपका आंसर वही आएगा। कहने का मतलब ये है, ये जो बेटा आपने एवरेज टोटल फिक्स कॉस्ट निकाली थी ना, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों का सम कर लो तब भी देखो 3,000 के बराबर ही आता है। 1,000 प्लस 2,000, 3,000। तो ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी आपको लिखना है। एवरेज कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो ये हो गया इसका क्या कहते हैं, फॉर्मूला। एंड यहाँ पे आप लोग ये भी कर सकते हैं, इसका सॉरी एवरेज एसीसी भी बोलते हैं, एवरेज कॉस्ट कर्व। एवरेज कॉस्ट कर्व देखो पता है कैसे जाएगा, ये होएगा आपकी, इसकी जो शेप होएगी वो यू शेप ही होगी ऑफ कोर्स, बट ध्यान रखना वो थोड़ा फ्लैट यू था, ये थोड़ा शार्प यू होगा, मतलब थोड़ा सा ज्यादा ऐसे। ये होता है इसका एसी, ठीक है। यहाँ पे लिखना एसी इन रुपीज, और यहाँ आउटपुट, राइट। तो ये होएगा आपका आउटपुट, इसको आप ए पॉइंट मान लो, इसको बी मान लो, सी वट एवर इट इज। तो ये आपका होएगा, ग्राफ बन जाएगा एवरेज टोटल कॉस्ट का। ये भी वही सेम चीज सिग्निफाई करता है कि यहाँ पे स्टार्टिंग में जैसे ही आप क्या कहते हैं आउटपुट बढ़ाते हो ना, तो एफिशिएंसी बढ़िया होती है। तो क्या कहते हैं, आउटपुट आपका बढ़ता है तो ओवरऑल एवरेज कॉस्ट धीरे धीरे कम होती रहेगी। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा उसके बाद आपसे आउटपुट झेलेंगे नहीं, मतलब आप जितना ज्यादा आउटपुट निकालोगे आपके पास उतना बेटर यूटिलाइजेशन हो नहीं पा रहा होगा। उस केस में एवरेज कॉस्ट वापस राइज करने लग जाएगी। तो कंज्यूमर ये हो गया, आपके इतने आउटपुट आप बना लोगे तो आपको एवरेज कॉस्ट यहाँ पे एवरेज कॉस्ट मिनिमम मिलेगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। तो ये डायग्राम आप बना लीजिए, ये एवरेज कॉस्ट कर्व का, और ये सारी चीजें नोट कर। इसकी शेप आप लोग लिखेंगे यू शेप कर्व, ये भी यू शेप है, ठीक है, ये भी यू शेप। तो बच्चों अब आप एक चीज देखो, आपको जो मैंने तीनों डायग्राम बनाए ये कंबाइन करके अगर मैं बनाता हूँ तो ये देखो कैसे बनेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बनवाया था एएफसी का, एवरेज फिक्स कॉस्ट का, मैंने आपको बताया था रेक्टेंगुलर हाइपर बोला। उसके बाद मैंने आपको ये बनवाया था एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, उसका ये था थोड़ा सा यू शेप ऐसा, राइट। अब देखो इन दोनों को मैं अगर कंबाइन करता हूँ ना, तो कॉम्बिनेशन में ही ऐसा बन जाता है एक्चुअली, थोड़ा ऐसा है। कॉम्बिनेशन में ये जो टी सॉरी एसी है, एसी आपका ऐसे बना। ये एवरेज कॉस्ट का जो भी जस्ट अभी बनवाया था यू शेप कर, और ये था एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, थोड़ा फ्लैट यू था, और ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपको मैंने बताया था एएफसी का। तो एएफसी एबीसी एसी का अगर मैं क्या कहते हैं यहाँ पे बनाता हूँ डायग्राम कंबाइन करके, तो ये कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। देखो ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और ध्यान रखना कभी एसी और एबीसी कर्व आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते, एबीसी एंड एएफसी कर्व कर जाते हैं, एबीसी एंड एएफसी कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर जाते हैं, बट ये जो है एसी और एबीसी ये इंटरसेक्ट
नहीं करते हैं कभी भी। तो इस चीज़ को आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे। इस साइड में लिख लेना आउटपुट इन यूनिट्स, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ ज़रूर लिख लेना AC एंड AVC कर्व नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट, राइट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। तो आप रीजन भी लिख सकते हो इसका कि AC एंड AVC कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट बिकॉज, पहले तो आप ये समझो कि AC क्या होता है। AC होता है AFC प्लस ABC, और आपको एक चीज समझाई थी कि ये नेवर जीरो, इट इज नेवर जीरो, ये कभी जीरो नहीं हो सकता। तो क्या होएगा, AC और ABC कभी आपस में इक्वल नहीं हो सकते, तो ये दोनों कभी आपस में इक्वल नहीं हो सकते, तो इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकते। दैट इज द थिंग। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर ये वीडियो समझ में आई हो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, हिट द बेल आइकन, ऑल्सो हिट द लाइक बटन। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योर क्लासेस।